चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोग जो इम्पॉर्टेंट बात जो लास्ट में स्टार्ट किए थे वो क्या था कि भाई अपने को देखना था कि एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, तो चलो एक बार ज़रा इसको रिकैप करते हैं, केवल इतना पोर्शन, इतना पार्ट है ना। तो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग इज़ रिलेटेड टू रिएक्टिविटी, है ना। तो अगर कोई ग्रुप है, अगर वो ग्रुप रेट ऑफ ईएस को, अगर वो बेंजीन पे जुड़ा हुआ है, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर वो ईएस के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है ना, मतलब बेंजीन का रिएक्शन जिस पर वो जुड़ा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, अगर वो बढ़ा देता है तो दैट टाइप ऑफ ग्रुप्स आर कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, और हम लोगों ने देखा था, क्लासिफाई भी किया था कि एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं, है ना। जो भी बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे वो सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। ठीक है, और फिर हम लोगों ने देखा था कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं। तो ठीक इसका उल्टा, जो रेट ऑफ ईएस को घटा दें, या यूँ कहा जाए कि जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दें, मतलब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचने वाले ग्रुप जितने भी होंगे, मतलब कोई भी -m ग्रुप, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप, -I ग्रुप, ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे, है ना, डीएक्टिवेटिंग की कैटेगरी में आएंगे। ये बात हम लोगों ने करी थी, और ये आसान बात है रिलेटिवली, जो हम लोग दूसरी बात स्टार्ट किए थे उसके कंपैरिजन में, है ना। तो अगर हम लोग बात करें तो एक्टिवेट अब वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो ज़रा एक बार वही बात ज़रा एक बार दिमाग में दौड़ाइए, वही बात गुनगुनाइए कि भाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग कैसे डिसाइड करते हैं या कैसे देखते हैं। ठीक है, चलो पहले इसको एक बार आपका ज़रूरी है बोलना, इस बात को है ना, आप अपने मन में एक बार दोहराना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो, अगर कोई ग्रुप बेंजीन पर जुड़ा है और कोई, जो लास्ट क्लास में बात किए थे हम लोग, और कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैक करता है, तो बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स को अगर वो ग्रुप स्टेबलाइज कर दे तो उस ग्रुप को हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहेंगे। मतलब अब वो ग्रुप अगर लगा है बेंजीन पर और कोई आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, मतलब आप किसी इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करा रहे हैं, तो वो अब उस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पर जाएगा। मतलब अगर हम लोग इस बात को लिखें कि भाई अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, तो अगर मान लो बेंजीन पे कोई ग्रुप जुड़ा है और वो ग्रुप अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और उसमें अगर आप इलेक्ट्रोफाइल अब ऐड कराओगे तो या तो ऑर्थो पर आएगा या पैरा पर आएगा या दोनों पर आ सकता है ना, दोनों पर। तो या तो ये प्रोडक्ट बनेगा और या ये प्रोडक्ट बनेगा, समझे ना बात। मतलब या तो ऑर्थो पर आया है या किस पर आया है, पैरा पर आया है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहने का मतलब ये हो गया। और अगर कोई ग्रुप अपना मेटा डायरेक्टिंग है ना, अगर कोई ग्रुप अपना मेटा डायरेक्टिंग है ना, मान लो कोई ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिए हम लोग, कोई दूसरा ग्रुप है ना, और इसमें अगर आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे तो अब ये किस पर अटैक करेगा, मेटा पर अटैक करेगा। मतलब यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा ये इलेक्ट्रोफाइल इसके मेटा पोजीशन पर आएगा। तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। मतलब बात समझ में आई ना कि ग्रुप्स या तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे या मेटा डायरेक्टिंग होंगे। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में जब आप ईएस कराओगे तो ऑर्थो और पैरा पर प्रोडक्ट बनेगा, और अगर मेटा पे नहीं बन रहा है यहाँ पे, है ना। और अगर आप कोई ऐसा ग्रुप लगाए हैं जो मेटा डायरेक्टिंग है और उस पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो मेटा पर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब इसमें ऑर्थो और पैरा पर नहीं बनेगा या बहुत माइनर बनेगा, न के बराबर। समझ के बात ना इतनी। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो हम लोग ने देख लिया, है ना। मेटा डायरेक्टिंग जरा बताओ, मेटा डायरेक्टिंग में ही खेल है ना। मेटा डायरेक्टिंग की बात हम लोग समझ रहे थे कि टेक्निकल बात है क्या, कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पर अटैक करता है ये ग्रुप लगने के बाद,
और अगर ये ग्रुप बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स को डीस्टेबलाइज कर देता है, कब? जब वो इलेक्ट्रोफाइल इसके ऑर्थो या पैरा पर अटैक करे तो ये ग्रुप बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स को डीस्टेबलाइज कर दे, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये बात समझ में आई थी। और हम लोगों ने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का एक एग्जाम्पल देख लिया था, जैसे OH लगा दिया था, है ना? तो OH के पास लोन पेयर होता है, तो वो कैसे बैक बॉन्डिंग से एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवा दे रहा था, है ना? 3 बनते हैं नॉर्मल अरेनियम आयन में या सिग्मा कॉम्प्लेक्स में। अगर फिनॉल हो गया था, मतलब एक ग्रुप जब जुड़ गया था तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे और चौथा वाला हाईली स्टेबल था। तो मतलब बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ऐसे ग्रुप को हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं। और मेटा का आपको एक होमवर्क दिया था मैंने, ठीक है? तो चलिए, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। वो होमवर्क सबने कर लिया होगा, है ना? सबने समझ लिया होगा। इसको जल्दी से नोट करो, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ा जाए। लिख लिया है सबने? चलो, तो देखो तो ज़रा, हम लोग NO2 का एग्जाम्पल लिए थे कि यहाँ पर हम लोगों ने NO2 लगा दिया है और इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल का अटैक लेटस से ऑर्थो अटैक करा रहे हैं, ऑर्थो पर, ठीक है? तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे प्लस आएगा, ये बॉन्ड इंटैक्ट है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, यहाँ H है। फिर यहाँ से, है ना, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ E और यहाँ H है। फिर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ से और बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ऐसा है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। क्या कोई और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? तो कुछ लोगों ने बनाया होगा, कुछ लोगों ने ऐसा बना दिया होगा। देखो N डबल बॉन्ड हो, ये स्ट्रक्चर है NO2 का, तो कुछ लोग ये बॉन्ड यहाँ लाकर बना दिए होंगे और ऑक्सीजन पे प्लस भेज दिए होंगे। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। पहले भी हम लोग बात किए कि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसा नहीं होगा। तो ये वाला रेजोनेंस अगर आप सोचे हैं तो एकदम गलत सोचे हैं, सुधर जाओ, है ना? अभी भी बहुत टाइम नहीं हुआ है, ठीक है? कुछ लोग पहली बार में सुधर गए, कुछ लोग यहाँ पे भी गलती किए होंगे, इसके बाद सुधरोगे, कुछ लोग आगे भी सुधरोगे, है ना? कोई बात नहीं, लेकिन ख़त्म होते होते सुधार देंगे, ये क्लियर है। तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल होता है, उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है? तो इसका 3 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। और जो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस कार्बन पे प्लस चार्ज आया है और इसमें NO2 का स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है। क्या? तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? अनस्टेबल है। मतलब ये NO2 जो है बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स में से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हाईली डीस्टेबलाइज कर दे रहा है अपने माइनस आई इफेक्ट से। तो इसका मतलब कि ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है वो रिलेटिवली अनस्टेबल हो गया है ऑर्थो पर अटैक होने की वजह से। और सेम कहानी पैरा अटैक पर भी होगी। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि जब आप पैरा पर भी अटैक कराते हो तो इस पर प्लस चार्ज आता है ना? वो फिनॉल वाला एग्जाम्पल उठा के आप देख सकते हो। तो अगर आप पैरा पर भी अटैक कराएंगे तो सेम बात हो जाएगी, है ना? मतलब उसमें भी इस कार्बन पे प्लस आएगा जिस पर NO2 जुड़ा है और NO2 स्ट्रॉन्ग माइनस आई शो करता है, तो उस कार्बोकेटाइन को हाईली अनस्टेबल करेगा। तो मतलब ऑर्थो या पैरा पर जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो ये लगा हुआ ग्रुप उसके बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स को, जो कि ये दिखाई दे रहा है, इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है अपने स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट की वजह से, ठीक है? अब जरा देख लिया जाए कि अगर मेटा पर अटैक होगा तब क्या स्थिति बनेगी भाई। जरा देखा जाए कि भाई जब ये इलेक्ट्रोफाइल लेटर से मेटा पर अटैक किया, है ना, मेटा अटैक, तो देखो क्या बनेगा।
एक ऐसा NO2, यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रोफाइल H, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ बॉन्ड, फिर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ऐसा बनाए होगे ना भाई, क्योंकि देखो आपका ये करना जरूरी है ना। NO2 ऐसा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और H, ये 3 यहाँ पर भी बने, है ना। अब लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो जब मेटा पर अटैक हो रहा है, चाहे इधर, दोनों एक ही जैसा होगा। ऐसा नहीं कि इधर का मेटा ऐसा बन रहा है, उधर का मेटे पे दूसरा बनेगा, नहीं, दोनों एकदम सेम बनेंगे, है ना। आपको अगर ज़रा भी संशय हो इस बात में तो आप इमीडिएटली क्या करेंगे, रफ कॉपी पे बना के देखेंगे, है ना। यही एक्सपीरियंस बोला जाता है, यही एक अच्छे स्टूडेंट की, एक अच्छे, है ना, जो रिसर्च करते हैं, जो बात को जो डिटेल में समझते हैं, उनकी ये पहचान है ना। अगर आपको ज़रा भी डाउट हो तो आप खुद से करिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब देखो इस तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज़्यादा स्टेबल कौन है, रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल कौन है। इसमें तो इस कार्बन पे प्लस आ रहा है जिस पे NO2 जुड़ा है, स्ट्रॉन्ग -I से डिस्टेबलाइज करेगा। इसमें इस कार्बन पे प्लस नहीं आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो मेटा के अटैक में इस कार्बन पे प्लस नहीं आ रहा है जिस पर NO2 जुड़ा है, या तो इधर आ रहा है या इधर आ रहा है या इधर आ रहा है, देखो तो, है ना। मतलब जब इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर अटैक किया है तब ये वाला जो ग्रुप है बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स को उतना डिस्टेबलाइज नहीं किया है जितना ऑर्थो या पैरा पर अटैक को डिस्टेबलाइज कर रहा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जब मेटा पर अटैक हुआ, देखो ध्यान से, मेटा पर जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ तो ऐसा नहीं हुआ कि ये ग्रुप, है ना, मेटा पर अटैक पर बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स को ये स्टेबलाइज किया है, ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, डिस्टेबलाइज नहीं किया है जो ऑर्थो पैरा वाला कर दिया था, समझे मेरी बात ना। तो वही बात हम लोग बोले थे कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स उनको बोलेंगे जो अगर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पर अटैक करे तो बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स को डिस्टेबलाइज कर दे, तो वो अपने आप मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रोफाइल इसके बजाय मेटा पर अटैक करना प्रेफर करेगा, क्योंकि ये तो अनस्टेबल इंटरमीडिएट दे रहा है, कम स्टेबल इंटरमीडिएट दे रहा है, ये वाला रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि ये इसको स्टेबलाइज कर दिया है NO2 ग्रुप, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन ये ज़्यादा अनस्टेबल है और ये कम अनस्टेबल है, समझ रहे हैं बात ना। तो इस वजह से NO2 जो है वो मेटा डायरेक्टिंग हो गया, है ना। तो अब एक बार फिर से कंक्लूड करें, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो बन जाएंगे, मैं बार बार वही बात कहता हूँ, क्वेश्चन तो बन जाएंगे, क्वेश्चन तो आप याद कर लो। बहुत लोग याद कर लेते कि यार जितने भी डीएक्टिवेटिंग है वो सब मेटा डायरेक्टिंग होंगे, उससे भी आपके 99% क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ही सही नहीं करना है, जब लिखा हुआ स्टेटमेंट आ जाएगा कहीं तो वहाँ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। क्या बात बोली गई, समझिए एक बार। मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स उनको बोला जाएगा कि अगर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर अटैक करे तो बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करे, ठीक है, और मेटा को स्टेबलाइज ना करे, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग किसको बोलोगे कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पर अटैक करे तो बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स को डिस्टेबलाइज कर दे, तो वो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, समझ गया ना बात। तो इस वजह से NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि मेटा का जो बनने वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो उस दर्जे तक डिस्टेबलाइज नहीं है जितना डिस्टेबलाइज ऑर्थो या पैरा के अटैक से बनने वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इस बात को अब एकदम अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो, 2-4 बार बोल लो, 2-4 बार सेट कर लो, है ना। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है ये, है ना। एक नए तरीके से, एक दूसरे तरीके से बात कही गई है ना, तो डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको 2-4 बार सेट कर लो दिमाग में बोल के, बस आसानी से हो जाएगा। क्लियर बात। चलिए, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन देखा जाए। ये सबको समझ में आ गया। अब देखो, देखो अब क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई
एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। आपको उन सारे ग्रुप को बाइफर्केट करना है कि वो एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग है एंड साथ साथ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक है, चलो जैसे देखो, जैसे मान लो अगर हम लोगों ने OCH3 ग्रुप लगा दिया, मान लो हम लोगों ने CH3 ग्रुप लगा दिया, NH2 ग्रुप लगा दिया, क्वेश्चन लिखते रहिए। ठीक है, पहले इतना करो, सारा क्वेश्चन लिखो। ठीक है, पॉज करके सारा क्वेश्चन एक बार लिखिए और लॉजिक क्या सोच रहे हो। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कैसे देखोगे। कोई भी ग्रुप अगर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है +m से, हाइपर कॉन्जुगेशन से या +I से, तो वो सब क्या हो जाएंगे, एक्टिवेटिंग हो जाएंगे। कोई भी ग्रुप अगर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ -m से, -I से या रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो वो क्या हो जाएगा, है ना, डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग कैसे देखोगे। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स में। अच्छा, एक चीज़ बड़ा सिंपल शब्दों में कंक्लूड अगर आपने किया हो उसको, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हम लोग को हर बार किस पर देखना है, ऑर्थो पैरा पे देखना है। इसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग नेचर के लिए क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओ किस पर, ऑर्थो या पैरा पे। और इतना अपने को मालूम है कि अगर किसी भी ग्रुप के, है ना, अगर ऑर्थो या पैरा पे आप अटैक कराते हैं तो इस कार्बन पे प्लस आता है। ये तो देखे ही हम लोग, अभी 2 एग्जाम्पल्स देखे। बोलो भाई, चेक करो, नहीं तो देखो जल्दी से। अगर किसी भी ग्रुप के ऑर्थो पे या पैरा पर अटैक आप इलेक्ट्रोफाइल का कराते हैं तो इस कार्बन पे प्लस आता है जिस पे ग्रुप जुड़ा है। और बस इसी प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी आपको देख लेना है कि अगर ये लगा हुआ ग्रुप इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कर दे तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा, और अगर यहाँ आने वाले प्लस चार्ज को ये वाला ग्रुप डीस्टेबलाइज कर दे तो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। कर लेंगे। चलो एक बार सभी क्वेश्चन फटाफट करिए, फिर बताइए मुझे। हो गया। देखो तो इसमें क्योंकि इसका +m इफेक्ट है तो ये बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला ग्रुप हो गया एक्टिवेटिंग। किया होगा सबने, सही आया होगा। और जब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पर अटैक करेगा तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, जो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से बैक बॉन्डिंग से इस प्लस चार्ज को
स्टेबलाइज करेगा। बोलो तो मतलब ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। मेरी बात समझे? मैंने कैसे देखा? मैंने कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाया, मैंने कुछ बात नहीं की, मैं सिर्फ क्या देख रहा हूँ कि ये एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग के लिए मैंने देखा कि ये बेंजीन में इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्या, तो मुझे पता है कि प्लस m से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये एक्टिवेटिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। दूसरी बात कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, तो मैंने क्या किया कि इस कार्बन पे प्लस लाए, ठीक है, हर बार इसी पे लाके चेक करोगे, इस पे प्लस लाए और इस ग्रुप का इस प्लस चार्ज पर इफेक्ट देख लिए, तो इस प्लस चार्ज को ये अपने बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज कर देगा, मतलब एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जो हम लोगों ने देख लिया है, और वो भी हाईली स्टेबल होगा क्योंकि सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो इसका मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। एज सिंपल एज दैट, बस यही चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब लगे हुए ग्रुप्स का इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। अब ये वापस जीओसी जाकर नहीं समझाया जा सकता है ना, वो आप, क्योंकि जीओसी इसीलिए पढ़ाया गया है क्योंकि ये सब बातें आपको क्लियर हो, है ना। कौन सा ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन लगाता है, प्लस लगाता है, कौन माइनस आई लगाता है, कौन प्लस m लगाता है, ये वहाँ से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उस पर मैं वापस नहीं जा पाऊँगा, ठीक है। चलिए, तो हो रही है बात, समझ में आ रही है? चलिए फटाफट किया जाए। तो ये देखो हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा और प्लस आई भी है, तो ये एक्टिवेटिंग हो गया ये भी, और जब इस पर प्लस चार्ज आएगा तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 हाइपर कॉन्जुगेशन से इसको स्टेबलाइज करेगा, इस प्लस चार्ज को। बोलो तो ज़रा, है ना। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। क्लियर हुआ इतना बात? अगर NH2 की बात करें तो इसके पास भी लोन पेयर है, प्लस m इफेक्ट से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, तो ये भी एक्टिवेटिंग हो गया। जब इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा तो ये बैक बॉन्डिंग करके इसको स्टेबलाइज भी कर देगा, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका प्लस आई इफेक्ट भी है और प्लस m इफेक्ट भी है, तो एक्टिवेटिंग हो गया, है ना। और जब इस पर प्लस आएगा तो बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज करेगा, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी हो गया। इसकी बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में देगा, है ना, तो ये एक्टिवेटिंग हो गया, प्लस m इफेक्ट शो करता है ना ये। और जब इस कार्बन पे प्लस आएगा तो ये इसको बैक बॉन्डिंग करके स्टेबलाइज करेगा, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। इसकी बात करें तो इसका माइनस m इफेक्ट है, तो माइनस m इफेक्ट मतलब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये डीएक्टिवेटिंग हो गया, दिख रहा है ना। और जब इस कार्बन पे प्लस आएगा तो अब ये रेजोनेंस नहीं करेगा क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो जब इस पे प्लस आएगा तो इसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट इस प्लस चार्ज को डीस्टेबलाइज करेगा नहीं, तो इसका मतलब ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया। आ रही है ना बात सबको समझ में? ठीक है, चलो इसकी बात करी जाए तो देखो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर प्लस m इफेक्ट करेगा, एक्टिवेटिंग हो गया, बस आंसर। और जब इस पर प्लस आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर देकर यहाँ पाई बॉन्ड बना देगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। NH माइनस का 2 लोन पेयर हैं इसके पास, प्लस m इफेक्ट है और प्लस आई इफेक्ट भी है, बोलो भाई, तो ये एक्टिवेटिंग हो गया। और साथ ही साथ जब यहाँ प्लस आएगा तो बैक बॉन्डिंग करके स्टेबलाइज कर देगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स को, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। इतनी कहानी आ रही है ना समझ में सबको? ठीक है, चलो इसको देखो, इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, तो इसमें माइनस m इफेक्ट लग रहा है, तो माइनस m इफेक्ट की वजह से ये डीएक्टिवेटिंग हो गया क्योंकि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है। जब यहाँ प्लस चार्ज आएगा इस कार्बन पे, तो अब ये रेजोनेंस फिर से नहीं होगा ये वाला, क्योंकि ऑक्सीजन पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट आएगा, तो इसका कौन सा इफेक्ट सोचोगे? माइनस आई इफेक्ट सोचोगे, तो इसको डीस्टेबलाइज करेगा इस वाले प्लस चार्ज को, तो इसलिए ये वाला मेटा डायरेक्टिंग हो गया। इसकी बात करो तो CHO ग्रुप ऐसा होता है, इसका भी माइनस m इफेक्ट है, तो ये भी डीएक्टिवेटिंग हो गया। और जब यहाँ प्लस आएगा तो इसको भी माइनस आई से डीस्टेबलाइज करेगा, तो ये भी मेटा डायरेक्टिंग हो गया, ठीक इसकी तरह, कीटोन की तरह, ठीक ये भी हो गया। इसकी बात करें तो इसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई है ना, थोड़ा थोड़ा माइनस m इफेक्ट भी है, तो ये भी डीएक्टिवेटिंग हो गया, है ना। डीएक्टिवेटिंग के साथ जब यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई से इसको डीस्टेबलाइज करेगा, तो ये भी मेटा डायरेक्टिंग हो गया। इसमें बात करें तो इसमें भी माइनस m इफेक्ट है, कर लिया है ना, तो माइनस m इफेक्ट की वजह से ये भी डीएक्टिवेटिंग की कैटेगरी में आ गया। और जब यहाँ प्लस चार्ज आएगा तो ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कोई रेजोनेंस, ऐसा रेजोनेंस अगर आप सोच रहे हो तो नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पर
ऑक्टेट इनकम्प्लीट के साथ प्लस चार्ज आएगा जो कि हाईली अनस्टेबल होगा। तो इसलिए ये डीएक्टिवेटिंग हो गया और साथ साथ क्या हो गया भाई, ये भी मेटा डायरेक्टिंग हो गया। दिख रहा है सबको? CCl3 रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा तो डीएक्टिवेटिंग हो गया। पढ़े हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग। जब इस पर प्लस चार्ज आएगा तो ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगाएगा तो इसको डीस्टेबलाइज करेगा तो मेटा डायरेक्टिंग हो गया। NH3 प्लस स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से खींचेगा तो ये भी डीएक्टिवेटिंग हो गया, है ना। और जब यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो ये प्लस चार्ज को भी माइनस आई से डीस्टेबलाइज करेगा तो ये भी मेटा डायरेक्टिंग हो गया। आ रही है बात समझ में ना? तो बस ऐसे देख लेना है, ठीक है। जिन लोगों को इस पे दिक्कत हुई होगी, अरे कहाँ प्लस एम कहाँ माइनस एम, वो एक बार GOC जाकर एक बार ज़रूर ये बात देखिए। प्लस एम माइनस एम अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो फिर ऑर्गेनिक, फिर आप मतलब बिना बेस के बिना न्यू बनाए हुए, बिना पहली मंजिल के आप दूसरी तीसरी मंजिल बनाए चले जा रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी, है ना, बात ही आप समझदार हैं तो इसको समझिए, है ना। कहाँ प्लस एम है, कहाँ माइनस एम है, कहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है, कहाँ रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए आपको इसको समझने के लिए, ठीक है। चलो बढ़ा जाए आगे। तो ये बात समझ में आ गई। तो एक तो क्वेश्चन इसमें यही बनता है। अब आ जाओ दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। हाँ भाई, दूसरा क्वेश्चन लिखो। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ ES रिएक्शन। अच्छा एक मिनट। ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे थे उसमें कितना 14 तक करे थे ना, इसमें और भी क्वेश्चन है अभी, ठीक है। बोर्ड छोटा होने की वजह से वो मिस हो गया ना। 14 के बाद अभी और क्वेश्चन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, वही एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग आपको बताना है, ठीक है। कुछ बढ़िया एग्जाम्पल भी किया जाए। हाँ, देखो ये कुछ बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि आप ये समझिए कि कंक्लूड कर लिए कि भाई अरे ये तो देखने में एकदम क्लियर है, सर झूठ मूठ का इतना ज़्यादा बात कर रहे हैं, है ना, एकदम सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि जितने भी ग्रुप्स डीएक्टिवेटिंग हैं वो सारे मेटा डायरेक्टिंग हैं। अभी तक के क्वेश्चन से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो। और जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, अगर होता तो मैं पहले ही ये बात बताता आपको, ठीक है। तो इतना फिर महिमा मंडन करने की क्या ज़रूरत थी। तो पहले बात आप समझिए ना कि जनरली ऐसी बात आप कह सकते हो कि जनरली ट्रू है कि कोई ग्रुप अगर डीएक्टिवेटिंग है तो ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि वो मेटा डायरेक्टिंग होगा, लेकिन ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता।
अभी भी मैं फिर से ये बात कहूँगा, वही बात दिमाग में भरी है। कौन सी बात? कि जो ग्रुप एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से देखोगे बेंजीन रिंग में, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी से देखोगे और कुछ नहीं। ठीक है, अगर गलत नहीं करना चाहते हो तो। ठीक है, तो जल्दी से अब अगर ये क्वेश्चंस की बात करें तो देखो यहाँ आप थोड़ा सा फंस सकते हैं, है ना। थोड़ा दिमाग लगाइए, पॉज कर लीजिए और इसको सोचिए ज़रा। हाँ भाई, तो जैसे पहला वाला है, तो पहला वाला अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें देखो माइनस एम इफेक्ट लगता हुआ दिखाई दे रहा है ना, बढ़िया कॉन्जुगेशन है। तो इसका माइनस एम इफेक्ट है इस ग्रुप का, तो ये डीएक्टिवेटिंग तो हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग ये बात करें कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, तो जब यहाँ पे प्लस आएगा, यहीं पे प्लस देखते थे, तो जब यहाँ पे प्लस आएगा तो ये जो पाई बॉन्ड है, अब ध्यान से देखो, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर रेजोनेंस करके इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है क्या? बोलो भाई। ये पाई बॉन्ड ऐसा रेजोनेंस करके यहाँ पे मैं बनाता हूँ, देखो ठीक है। जब ये प्लस आया, इसके जब ऑर्थो पर अटैक हुआ, तो अगर ये रेजोनेंस ऐसा हो जाए तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनता दिखाई दे रहा है क्या? है ना। तो जरा मुझे बताओ कि इस प्लस चार्ज जब यहाँ पर आया था तो ये पाई बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर, है ना, ये पाई बॉन्ड ऐसा रेजोनेंस करके इस प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया, या यूँ कहें कि एक नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ गया। और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो कार्बन पर आ रहा है, ऑक्सीजन पर नहीं आ रहा है क्या? हाँ। लेकिन आप ये थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर होगा कि सर यहाँ प्लस आ रहा है और COH का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो ये कार्बोकेटाइन तो अनस्टेबल है, तो ऐसा क्यों होना चाहेगा? ठीक है, बात सही है आपकी। तो ये ऐसा बहुत अच्छी तरीके से नहीं होना चाहेगा, लेकिन थोड़ा तो दे ही सकता है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन अगर थोड़ा भी होगा तो इस कार्बोकेटाइन को तो स्टेबिलिटी मिल गई ना। और हम लोग तो यही देखते थे कि इस कार्बोकेटाइन को, इस बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स को अगर स्टेबलाइज कर दिया तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, खुद थोड़ा डिस्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन थोड़े एक्सटेंट में वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है उस प्लस चार्ज को, मतलब बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स को, ये वाले प्लस चार्ज को रेजोनेंस से थोड़ा ही इलेक्ट्रॉन सही, लेकिन देकर वो रिलेटिवली इसको नॉर्मली, अगर ये रेजोनेंस नहीं होता तो उससे तो ज़्यादा स्टेबल बना दिया। ठीक है, तो इस वजह से भले खुद थोड़ा सा अनस्टेबल हुआ है, तो इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा अनस्टेबल हुआ है तो बहुत ज़्यादा रेजोनेंस नहीं करेगा, मतलब ये रेजोनेंस बहुत ज़्यादा एक्सटेंट में नहीं होगा, लेकिन थोड़ा तो होगा जिससे इसको स्टेबिलिटी मिल गई। तो ये वही बात बोली गई थी कि बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स को अगर स्टेबलाइज करे कोई ग्रुप, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये ग्रुप जो है ना, इसका जो नेचुरल रेजोनेंस होगा वो ऐसे ही जा रहा होगा, नेचुरल। तो डीएक्टिवेटिंग तो है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर, ज़रूरत मतलब यहाँ पर जब प्लस चार्ज आया तो अब ये उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन देकर इसको स्टेबलाइज कर दे रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जा रहा है। ठीक है, ये बात थोड़ा एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल करते हैं तो और ज़्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगा। पहले ये नोट कर लो, ये बना लो, है ना, फिर और एग्जाम्पल में और ये बातें बार बार जब रिपीट होंगी, ये बातें उस तरह से आएंगी तो और क्लियर होंगी बातें, है ना। इसको जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिए, है ना। कर लिया है? चलो अब देखो, इसको देखो। अब देखो यहाँ पे भी कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यार ये क्या चक्कर है। इसमें कुछ लोगों को माइनस एम इफेक्ट दिख रहा होगा और कुछ लोगों को इस लोन पेयर से प्लस एम इफेक्ट भी दिख रहा होगा।
कि तो ऐसा ग्रुप लग गया है जो -m भी शो कर पा रहा है और +m भी कर पा रहा है, तो ओवरऑल क्या बोला जाए। तो ये बात अब आप ध्यान रखिए, ठीक है। जो बात यहाँ पर आई है वही बात ये है, जब भी कोई पाई बॉन्ड होगा इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में, तो और लोन पेयर भी है मान लो इस पर, ठीक है, तो हमेशा पहले पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस में उतरता है, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर केवल ये लोन पेयर रेजोनेंस करता है। समझे मेरी बात? मतलब इसमें अगर कोई पूछे कि कौन सा इफेक्ट ऑपरेटिव है, तो -m इफेक्ट ऑपरेटिव है। ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है ना, मतलब केवल ये है, मतलब -m इफेक्ट ऑपरेटिव। मेरी बात समझिए, हो सकता है दोनों, -m भी हो सकता है, +m भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि नेचुरली अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल को देखें तो नेचुरली इस मॉलिक्यूल में बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम पाई गई कि ज़्यादा पाई गई, इस बात से डिसाइड होगा। तो ये देखा गया कि इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम पाई गई। समझे मेरी बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ऐसा कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है जहाँ पर ये डबल बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है, तो हमेशा जो पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड है वो पहले रेजोनेंस में जाता है, लोन पेयर सिर्फ तब जाता है जब ज़रूरत पड़े मॉलिक्यूल को। समझ गए? मतलब यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है? -m। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? तो देखो, ऐसा इसलिए कि जो ये पाई बॉन्ड हैं ये ऑलरेडी p ऑर्बिटल है ना, ये p ऑर्बिटल ऐसा होगा, यहाँ सल्फर पे भी p ऑर्बिटल ऐसा होगा, ये ऐसा p ऑर्बिटल होगा, ये ऐसा p ऑर्बिटल होगा, नहीं, तो ये ऑलरेडी पैरेलल हैं, मतलब रेजोनेंस सारे p ऑर्बिटल ऑलरेडी पैरेलल हैं, तो वो रेजोनेंस करने के लिए ऑलरेडी है ना तैयार हैं। लेकिन ये सल्फर का अगर हाइब्रिडाइजेशन आप देखोगे तो देखो 1 2 3 है ना, और एक लोन पेयर, तो ये तो अपना sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है। तो जब नेचुरली ये लोन पेयर पड़ा होगा, ये तो sp3 में पड़ा होगा, तो sp3 और p ऑर्बिटल के बीच में थोड़ी रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस तो p ऑर्बिटल के साइडवेज ओवरलैप से होता है। तो इस वजह से ये सिर्फ तब अपना हाइब्रिडाइजेशन चेंज करेगा जब ज़रूरत हो मॉलिक्यूल को, ठीक है। नेचुरली कौन सा इफेक्ट? हमेशा पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड पहले लेते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये बात आई थिंक मुझे याद आ रहा है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में आपको बताया था कि ये सल्फर भी कायरल होता है, क्या? हाँ बताया था, ठीक है। तो फिर से वही रिपीट हो गया, समझ गए बात? तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, पाई बॉन्ड है, तो ये -m इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, तो मतलब ये डीएक्टिवेटिंग हो गया। इतनी बात आ गई समझ में? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की बात करें तो देखो, जब यहाँ प्लस चार्ज आएगा तो प्लस चार्ज आएगा, अब उसके बगल वाले सल्फर पे लोन पेयर है, तो इस प्लस चार्ज को अब ये सल्फर अपना लोन पेयर देकर बैक बॉन्डिंग करके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो अगर इस बनने वाले पॉजिटिव चार्ज को ये अपना लोन पेयर देकर स्टेबलाइज कर दिया, तो इसका मतलब ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अब क्यों कर दिया, जब प्लस चार्ज आया तो ये लोन पेयर देकर क्यों कर दिया? बोले भाई यही तो ज़रूरत है, मैंने बोला ना कि ज़रूरत पड़ने पर आएगा। तो अब मॉलिक्यूल में ज़रूरत कब पड़ेगी मॉलिक्यूल को? बात समझ में आ रही है ना? ये कोई समझ रहे हो बात? ये इसको कब ज़रूरत पड़ेगी, है ना? जब रिएक्शन करेगा, रिएक्शन में इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी, अब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पहुंचा दे रहा है, यही तो ज़रूरत हुई। समझ के बाद? तो ज़रूरत पड़ने पर ये रेजोनेंस में उतर जाता है, इस वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है ना। इसकी बात करो, देखो नाइट्रोसो ग्रुप है, ये भी वही ग्रुप है। देखो ये बेंजीन के साथ आप सोच सकते हो कि सर इसका +m भी सोच सकते हैं और -m भी है, तो कौन सा ऑपरेट करेगा नेचुरली? -m इफेक्ट, है ना। तो ये ग्रुप कैसा हो गया? डीएक्टिवेटिंग हो गया। और डीएक्टिवेटिंग के साथ साथ अब अगर यहाँ पे प्लस चार्ज आए तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में उतर जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो अब आपको दिख रहा है ना कि भाई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो सकते हैं, कोई जनरलाइजेशन मत करिएगा। अच्छा, इसके जैसा सेम कहानी यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख दें इसको डीएक्टिवेटिंग और साथ में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। इसको अभी छोड़ दो, इसको बताओ, इसको और इसको पहले कर लीजिए, इसको लास्ट में करेंगे।
तो इसमें हम लोग बात किए थे कि भाई ये वीकली एक्टिवेटिंग होता है, मान लिया गया कि इस पर अटैक हो रहा है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा है ना, इसको पहुंचा रहा है तो एक्टिवेटिंग हो गया ये ग्रुप, ठीक है, एक्टिवेटिंग हो गया। और जब यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तब भी ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचाकर इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी हो गया, है ना। अब आप बोलो कि सर आपने बताया था, इससे अब आप कंफ्यूज हो जाओ, बोले सर जब पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड होता है तो हमेशा -m होता है। ऐसा नहीं कहा था मैंने, पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड होता है तो पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस में आता है, +m या -m, ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। इन सब में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से ये इधर जा रहा है, उल्टा नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज नहीं दे रहा है, ठीक है, इसलिए -m शो कर रहा है, ठीक। यहाँ पर क्योंकि यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ है तो ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, समझ गए बात ना, इसलिए हम लोग इसको ऐसे देख रहे हैं। 21 में देखो ये +I इफेक्ट है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन तो है नहीं, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर, तो +I इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन में दे रहा है तो एक्टिवेटिंग हो गया, और जब यहाँ प्लस चार्ज आएगा तो +I से इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी हो गया, ठीक है। तो इतना कर लिया सबने, है ना। अब जरा 19 हम लोग देखा जाए। अच्छा 19 देख ही लो, अब बताओ तो जरा। तो हैलोजन का अपने को मालूम है कि -I जो है वो +m को डोमिनेट करता है ना, तो इसका -I इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है तो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से खींच रहा है, तो डीएक्टिवेटिंग हो गया। हम लोगों ने डीएक्टिवेटिंग में लिखा भी था इसको। और जब यहाँ प्लस चार्ज आएगा तो ये लोन पेयर इसको बैक बॉन्डिंग से थोड़ा ही सही लेकिन स्टेबलाइज तो कर देगा, तो इस वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की कैटेगरी में भी आ गया। आई बात समझ में ना। चलिए, तो ये सारा बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखेंगे, और ये जो बातें मैंने बताई हैं अब ये बातें आप ध्यान रखेंगे, जो कि आम तौर पर है ना जीओसी की बात है, लेकिन जीओसी में इतना डिटेल में नहीं जाया जाता है क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं होती है, तो फिर वो एक बर्डन लगने लगता है ना। तो यहाँ पर वो बातें हुई हैं, ठीक है। तो कहीं साइड में नोट वोट बना के लिख लेना, क्योंकि ये चीज़ जीओसी में आपको ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि वहाँ पे नहीं बताई जाती है। चलिए, लिख लिया इतना। अब एक सवाल यहाँ पर और ज़रा सा करो। देखो भाई, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ ES रिएक्शन। अच्छा, यहाँ जो हेलो क्लोरोबेंजीन था ना, उसमें जो बात मुझे बतानी थी आपको, है ना, मैं इस क्वेश्चन में वो बात बता रहा हूँ, है ना, वो छूटा नहीं है, उसको बता रहा हूँ यहाँ पे। चलो, तो रेट ऑफ ES रिएक्शन आपको कंपेयर करना है।
चलो फटाफट करो तो ज़रा इसको रेट ऑफ ES में कंपेयर करना है आपको। ठीक है, रेट ऑफ ES हम लोग को इस बार डायरेक्टिंग नेचर नहीं देखना, रेट ऑफ ES देखना है। तो रेट ऑफ ES मतलब है ना, सिर्फ आपको ये देखना है। कैसे देखोगे रेट ऑफ ES, जरा बताओ एक बार, सोचो एक बार, कैसे देखोगे रेट ऑफ ES? कैसे देखेंगे? जो ग्रुप ABCD में से कंपेयर करना है, तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में देगा उसका रेट ऑफ ES उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, वैसे ही सब में कर देना है, कर दो फटाफट। हो गया? चलो इसमें देखो, हमको पता है कि सबसे अच्छा प्लस M इसका होता है, फिर उसके बाद इसका होता है। ये ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस करता है इससे, मतलब इसका एक तरह से देखा जाए तो -I ज़्यादा होता है इसके -I से। ये आपको याद रखना है। OH और OCH3 सेम दिखने वाले ग्रुप हैं। लॉजिकली सोचोगे तो OCH3 का आप सोचोगे कि ये ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन बेंजीन में देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। OH ज़्यादा अच्छा बेंजीन में इलेक्ट्रॉन देता है, इसका -I कम है, इसका -I ज़्यादा होता है। तो ये प्लस M दोनों का लगभग बराबर है, तो प्लस M से ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिया है ना, या ये दोनों इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर दिए, और -I इसका कम है, इसका -I ज़्यादा है। तो ये नेट जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन है वो कम दिया एज़ कम्पेयर टू OH से। ठीक है, अच्छा क्लोरीन का तो सबको मालूम है, इसका -I ग्रेटर देन प्लस M होता है, तो ये तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और ये CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन बेंजीन में दे रहा है, और प्लस I भी है। लेकिन हम लोग सबसे पहले कौन सा इफेक्ट देखते हैं? रेजोनेंस। फिर कौन सा देखते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर कौन सा देखते हैं? इंडक्टिव। तो रेजोनेंस से ये और ये दे रहे हैं, तो इन दोनों का रेट ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, और इन दोनों में सबसे ज़्यादा हो जाएगा C का, फिर B का, फिर A का, लास्ट में D का। इसका आंसर ये है। सही किया है सबने? इसको देखो, इसमें -M इफेक्ट है, इसमें प्लस M इफेक्ट है, इसमें भी प्लस M इफेक्ट है, इसमें भी प्लस M इफेक्ट है, इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन है ना, इसमें -M है तो ये लास्ट में गया। सबसे अच्छा रेजोनेंस नाइट्रोजन का होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, फिर ऑक्सीजन का होगा, फिर इस ऑक्सीजन का होगा। इससे कम इसका क्यों होगा? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तरफ बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसमें बेंजीन को भी दे रहा है और इस ग्रुप को भी दे रहा है। क्रॉस कॉन्जुगेशन है, बात किए थे। तो इसका आंसर अगर हम लोग को लिखना हो तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका आंसर, देखो इधर। इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा कौन? D, फिर हो जाएगा कौन? C, फिर हो जाएगा B, और सबसे कम हो जाएगा A। इस वाले का आंसर ये है। ठीक है, इसको देखो। हाँ भाई, इसका प्लस I सबसे ज़्यादा होता है और प्लस M बहुत ज़्यादा होगा। इसका भी प्लस I होगा और प्लस M होगा, लेकिन नाइट्रोजन क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका प्लस M सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर OH का भी प्लस M है और NH2 का भी प्लस M है। तो जो निगेटिवली चार्ज्ड हैं ये प्लस M तो कर ही रहे हैं, समझो बात। N माइनस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि N? N पर माइनस चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। N पर माइनस चार्ज मतलब Z इफेक्टिव का घट जाना। बोलो भाई, किसी एटम पर, फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ, किसी एटम पर निगेटिव चार्ज आता है तो उसका Z इफेक्टिव घट जाता है, और Z इफेक्टिव घट जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे अच्छा रेजोनेंस कर रहा है, फिर उसके बाद ये कर रहा है, फिर उसके बाद ये कर रहा है, फिर उसके बाद ये कर रहा है। तो इसका आंसर अगर अपने को लिखना है तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा B, फिर हो जाएगा A, फिर हो जाएगा D, और फिर हो जाएगा C। क्या? रेट ऑफ ES। इसकी बात करो तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का जो इफेक्ट होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा हमेशा लेते हैं। तो ये इसका प्लस I बेशक ज़्यादा है, इसका प्लस I सबसे ज़्यादा है इन चारों में, लेकिन I इफेक्ट हम लोग कब देखेंगे? बाद में। पहले क्या देखेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज़्यादा A, फिर होगा B, फिर होगा C, फिर होगा D। मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बेंजीन में CH3 ग्रुप दे रहा है। समझ गए? चलो कुछ और क्वेश्चन कर लिया जाए। इसका आंसर नोट कर लीजिएगा भाई।
चलिए ये सारे क्वेश्चंस नोट करिए और अब इसको करिए थोड़ा सा, ठीक है भाई। तो देखो इसमें यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट है, इसमें माइनस एम इफेक्ट है और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन से दे रहा होगा, ठीक है। अच्छा नीचे वाला कार्बन अगर आप देखें तो नीचे वाला कार्बन तीनों में सेम है, दो दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है, तो उसको क्यों देखा जाए, उसको छोड़ दिया जाए। तो हम लोग बात करेंगे केवल इसकी। तो ये प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये माइनस एम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग ये हो जाएगा, सबसे कम ये हो जाएगा, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन से दे रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ए, फिर हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा बी। कर लिया होगा सबने। इसको देखो, इसके पास कुल मिलाकर 4 अल्फा हाइड्रोजन है इस बेंजीन के पास, इसके पास एक एक 2 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन बड़ा फैक्टर है प्लस आई से, तो इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा सी। ये भी सबने कर लिया होगा। हाँ 7th देखो, ये बेंजीन है सिर्फ, इसमें बेंजीन पर बेंजीन जुड़ा है तो ये एक्टिवेटिंग होता है वीकली, तो इसका रेट इससे ज़्यादा होगा और इसका रेट इससे ज़्यादा होगा क्योंकि ये CH2 है यहाँ पर। आप अगर याद करें तो दो बेंजीन जब होते थे बाईफिनाइल में, तो हम लोग बात किए थे ना कि उसका प्लेन थोड़ा सा रोटेटेड होता है, 45 डिग्री पर होता है, याद है सबको बात, है ना। तो ये इसका प्लेन थोड़ा सा रोटेटेड है, तो यहाँ पर ये जो रेजोनेंस है ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन अगर मैंने ये दोनों बेंजीन को पकड़ा और एक CH2 से बांध दिया, तो अब ये दोनों बेंजीन क्या हो गए, एकदम प्लेनर हो गए। तो अब ये बड़े मज़े से रेजोनेंस करेंगे क्योंकि एकदम प्लेनर हो गए, तो p ऑर्बिटल एकदम पैरेलल हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर भी वही रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन भी यहाँ पर है, जो अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पहुँचा रहा होगा, तो इसलिए इसका रेट इससे ज़्यादा हो गया। यहाँ पर मैंने सेम वही काम किया, दोनों बेंजीन को एक प्लेन पर ऑक्सीजन के थ्रू बांध दिया, है ना। तो ऑक्सीजन के थ्रू बांध देने से तो ये रेजोनेंस तो अच्छा हो ही रहा है, साथ साथ इस लोन पेयर का भी रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा। तो सबसे ज़्यादा रेट इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, मतलब इसमें यही ऑर्डर हो जाएगा DCBA, ठीक है। चलो हाँ इतना नोट कर लीजिए इसका आंसर। थोड़ा सा एक इसमें समझाना है मुझे। देखो भाई, अब इसमें हैलोजन का सबको मालूम है कि -I इज़ ग्रेटर देन +M। ये सबको मालूम है कि किसी भी हैलोजन में -I इज़ ग्रेटर देन +M, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन अगर इन चारों को देकर पूछ ले कि भाई इन चारों में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ ES कौन होगा, तो नेचुरली, है ना, जो हम लोग सोचेंगे, हम लोग ये सोचेंगे कि सबसे ज़्यादा रेट किसका हो जाएगा, क्योंकि सर सबसे ज़्यादा -I फ्लोरीन का है, सबसे कम -I आयोडीन का है ना। तो इसलिए आयोडीन सबसे ज़्यादा अच्छे से, है ना, मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा और उसका रेट ज़्यादा हो जाएगा। ज़रा समझा जाए, यहाँ पर जो ऑर्डर होता है रेट ऑफ ES का, वो सबसे ज़्यादा ये होता है, देन ये, देन ये। इस ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो, है ना, बढ़ता है। क्या इस ऑर्डर में? ऐसा क्यों? देखो, इसमें जो फ्लोरीन रेजोनेंस कर रहा है, ये फ्लोरीन का जो ऑर्बिटल, जो ये लोन पेयर है, ये फ्लोरीन के कौन से ऑर्बिटल में है? 2p में। कार्बन के किस ऑर्बिटल के साथ इसका ओवरलैप हो रहा है? 2p के साथ। तो 2p और 2p ओवरलैप हो रहा है, मतलब 2p इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर है वो 2p ऑर्बिटल में है, कार्बन के पास 2p ऑर्बिटल है, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो 2p ओवरलैप, मतलब दोनों 2p है, तो एनर्जी दोनों ऑर्बिटल का क्या है? नियरली सेम है। क्या? और ये बात हम लोग पढ़े हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि भाई जब ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का एनर्जी क्लोज टू ईच अदर होता है तो उतना अच्छा रेजोनेंस होता है ना। जितना एनर्जी कम होता है और जितना एक दूसरे के बराबर होता है
उतना अच्छा ओवरलैप होता है, उतना अच्छा रेजोनेंस होगा। तो सबसे अच्छा रेजोनेंस यहाँ हो रहा है, सबसे अच्छा, क्योंकि 2p ओवरलैप हो रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, है ना, ये सब कॉन्सेप्ट है जो बता रहे हैं, जो जीओसी में बताया जाता है ना, वो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। यहाँ क्लोरीन का जो ये लोन पेयर है 21 ऑर्बिटल में 3p में है, कार्बन का कौन सा है 2p, तो एनर्जी गैप बढ़ गया, तो इसका रेजोनेंस का एक्सटेंट इस फ्लोरीन के एक्सटेंट से कम हो गया है, ठीक है। ब्रोमीन का कौन सा ऑर्बिटल है 4p और कार्बन का 2p, एनर्जी गैप और बढ़ गया, तो रेजोनेंस और कम हो गया। इसकी बात करें तो इसका 5p ऑर्बिटल 2p के साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो अब जरा आपसे कोई पूछे कि सबसे अच्छा रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, सिर्फ ये बताओ, तो ये बोलोगे क्योंकि ऑर्बिटल्स के एनर्जी गैप कम है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा, सबसे ज़्यादा माइनस आई इनमें से किसका है, सिर्फ माइनस आई, ओवरऑल नहीं, सिर्फ माइनस आई। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन है, तो इसका माइनस आई भी सबसे ज़्यादा है। तो अब यहाँ होता क्या है कि फ्लोरीन का प्लस एम बहुत अच्छा है क्योंकि 2p ओवरलैप है, और माइनस आई भी बहुत अच्छा है। तो फ्लोरीन बेसिकली प्लस एम से जितना इलेक्ट्रॉन पहुँचाता है वो सारा इलेक्ट्रॉन माइनस आई से खींच भी लेता है। मतलब इसका प्लस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट ऑलमोस्ट एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देता है। समझ गए बात में। क्लोरीन के साथ क्या है, इसका प्लस एम कम है और माइनस आई भी फ्लोरीन से कम है, कम नहीं है, फ्लोरीन की तुलना में कम है। समझ के बात। तो यहाँ क्या हो रहा है कि क्लोरीन का जो प्लस एम इफेक्ट हो रहा है बेंजीन के साथ, उसका एक्सटेंट घट गया कंपेयर टू अपने ही माइनस आई के कंपैरिजन में। मतलब क्लोरीन अगर है तो उसके साथ क्या हो रहा है कि वो प्लस एम से जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन माइनस आई से खींच लेता है, ठीक है। तो क्लोरीन का जो नेट इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन खींचने का हो गया। समझे ना बात। मैंने ये कभी नहीं कहा कि क्लोरीन का माइनस आई जो है फ्लोरीन के माइनस आई से ज़्यादा है, मैंने ये नहीं कहा। क्लोरीन का माइनस आई फ्लोरीन के माइनस आई से कम है, लेकिन क्लोरीन का माइनस आई का डोमिनेंसी एज कंपेयर टू उसी के प्लस एम से ज़्यादा है। तो क्लोरीन का नेट इफेक्ट इलेक्ट्रॉन खींचने का हो गया ज़्यादा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। यहाँ की बात करें ब्रोमीन में, तो प्लस एम का एक्सटेंट और कम हो गया और माइनस आई का एक्सटेंट उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। माइनस आई यहाँ पर क्लोरीन से भी कम है, लेकिन इसके प्लस एम की तुलना में माइनस आई का एक्सटेंट ज़्यादा है। तो नेट इधर से इधर जाने पर जो नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी है थ्रू माइनस आई वो बढ़ जाती है। तो इस वजह से सबसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये हो जाता है। तो इसलिए रेट इसका सबसे कम है, इसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि फ्लोरीन का जो, अगर फ्लोरोबेंजीन के इस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये ऑलमोस्ट जो है ये बेंजीन के ही बराबर होता है। मतलब फ्लोरीन प्लस एम से जितना इलेक्ट्रॉन दिया उतना ही माइनस आई से खींच लिया, ठीक है। थोड़ा सा फ्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है, लेकिन ऑलमोस्ट बेंजीन के बराबर होता है। समझे। तो इसका मतलब यही हुआ कि फ्लोरीन जितना इलेक्ट्रॉन दिया उतना खींच लिया, ठीक है। जबकि इन सब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, अब ये एक बार आप ट्राई करके आएंगे, दिमाग लगा के, बढ़िया क्वेश्चन है, और इससे हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। चलो, नमस्कार।